अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। लास्ट जो हम सॉल्व कर रहे थे उसी को सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक हमारे पास चल रहा था एसएलओ 12.2। अच्छा, एक चीज मुझे ठीक करवानी है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई हुई है और शायद मैंने देखा नहीं। यहाँ पर अगर इक्वेजन को हम देखें, ये इक्वेजन डिस्क्राइब कर रही है कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। यहाँ पर मिस्टेक हुई हुई है। मैं समझा देता हूँ एक बार वापस। पैरेलल तो मैंने आपको बता दिया था कि कोफिशिएंट एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम है विद सेम साइन, तो वो पैरेलल लाइन कहलाएगी। सी अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह परपेंडिकुलर के अंदर क्या होता है, जैसे एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, रेसिप्रोकल हो जाएंगी वैल्यूज। मतलब बी यहाँ चले जाएगा और ए यहाँ चले जाएगा और बीच वाली साइन चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास कहलाती है, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख देता हूँ परपेंडिकुलर लाइन की। फॉर एग्जांपल इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अगर मुझे इसकी परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो मैं लिखूंगा 3x माइनस 2y। यहाँ कोई भी नंबर लिख दो, इससे कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो, फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज में आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे दीजिए और ये कहा जाए कि आप आइडेंटिफाई करें इसकी पैरेलल लाइन कौन सी है, तो भी कोई मसले की बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूँ, जैसे एक स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया था माइनस ए ओवर बी होता है इक्वेशन से निकालने का। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पर 2 है और बी की वैल्यू 3 है। ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया 2/3। ये m1 हो गया। इसका स्लोप निकालेंगे, क्या बनेगा, माइनस ए ओवर बी फॉर्मूला है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है और बी की वैल्यू यहाँ पर -2 है। माइनस से माइनस कटा तो ये बन गया 3/2। ठीक है। ये इस इक्वेशन का स्लोप है, ये दूसरी इक्वेशन का स्लोप है। अब बहुत ध्यान से समझना, परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या होती है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1। ये पढ़ा हुआ, ये पढ़ा चुका हूं मैं। m1 की वैल्यू क्या है, -2/3। m2 की वैल्यू क्या है, 3/2 इज इक्वल टू -1। 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, तो -1 इक्वल टू -1। तो ये प्रूव हो गया कि ये दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? ठीक है। ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं। और बाकी मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप वैल्यूज को इंटरचेंज कर दें, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दें, और जो वाई कोफिशिएंट है उनकी साइन, मतलब आप साइन रेसिप्रोकल कर दें। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा टॉपिक है, एंगल से थोड़ा सा बाहर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ टू गिवन लाइन। फैमिली ऑफ अ लाइन बेसिकली एक पॉइंट है जिससे मल्टीपल लाइंस गुजर रही हैं। यहाँ पर हम टू लाइंस की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ लाइन कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ टू पॉइंट। तो इसकी एक सिंपल हमारे पास इक्वेशन बनती है। तब एक लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक से ज्यादा लाइन गुजर रही है, कलेक्शन ऑफ लाइंस बन रही है एक पॉइंट से, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है L1 प्लस के L2 इक्वल टू 0। L1 का मतलब लाइन 1 है, L2 का मतलब लाइन 2 है यहाँ पर। ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइंस। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, वो जिस पॉइंट से गुजर रही है वो भी दिया हुआ है 2,1 पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,1। ठीक है। तो पहली इक्वेशन मेरे पास जो गिवन है, जिसको मैं लाइन 1 कह रहा हूँ, अच्छा ये आपने याद रखना है। ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल आपको इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस आपके पास आता है, तो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है फैमिली ऑफ इक्वेशन का। ठीक है। तो लाइन 1 हमारे पास दी हुई है 2x प्लस 3y प्लस 1, यहाँ पर किया गया। फिर हमारे पास 3x माइनस 4y माइनस 5। ये -5 कैसे हुआ, बहुत ध्यान से, यहाँ स्टूडेंट गलती करते हैं। ये 5 को वहां ले जाना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि इक्वेशन इक्वल टू 0 रखनी है। ये वो गलतियां हैं जिनकी वजह से आपको सवाल सॉल्व करने आता है, लेकिन इन बेसिक गलती की वजह से आप पूरा गलत करके आ जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट +5 लिख देते हैं। तो इक्वल टू 0 होना जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मेन हमारा टारगेट है के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 कहलाएगी। ठीक है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन मैं करूंगा इसके अंदर। क्या सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन को छोड़ते हैं, हम के की वैल्यू निकालते हैं, सिंप्लीफिकेशन बगैर भी हो जाएगा। पॉइंट हमारे पास किससे कर रहा है, ये 2,1 से पास कर रहा है, तो मेरे पास पॉइंट है 2,1। तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां x और y, वहां पर मैं पॉइंट पुट कर रहा हूँ। तो x की जगह 2 आ गया और y की जगह 1 आ गया। यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर 1 लिख दिया, इक्वल टू 0।
तो ये हो गया 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 3 7, 8, ये बन गया 8, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस तो माइनस का 3 आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, यो 8 को वहां ले जाऊंगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पर -3 के और ये माइनस का 8, माइनस से माइनस कट गया तो k की वैल्यू क्या आ गई 8/3। जो k की वैल्यू आ गई उसको सिंपल हमें क्या करना है, इसके अंदर k की जगह पुट कर देना है और सिंपलीफाई करके इक्वेशन बनाना, बस इतना सा सवाल है और कुछ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देंगे 2x प्लस 3y प्लस 1 प्लस 8/3, 3x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते सिंप्लीफिकेशन करनी है, जैसे कि यहाँ कुछ नहीं है, एलसीएम 1 है तो ये 3 इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 9y प्लस 3 और 8 यहाँ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24x 32y माइनस 40 इक्वल टू 0, क्योंकि 3 जब 3 का हम एलसीएम ले लेंगे तो 3 को वहां ले जाएंगे और वहां पर 0 से मल्टीप्लाई होकर वो खत्म हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 30x, क्योंकि x ये x की फॉर्म में, ये y से हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 23y और ये 3 माइनस का 37 इक्वल टू 0। तो 30x माइनस 23y माइनस 37 इक्वल टू 0, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। 4 नंबर के हिसाब से इस तरह के सवाल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि 4 नंबर का आपके पास क्वेश्चन आना है। ठीक है, पेपर के अंदर। तो बेसिक इसका पार्ट 2 जो है वो आपके लिए होमवर्क है। इसमें क्या है, पास कहाँ से कर रहे हैं, ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, पॉइंट आपका है 0,0। जैसे यहाँ पर मैंने 2,1 पुट किया ना, x की जगह 2 और y की जगह 1, तो यहाँ पर आप x और y की जगह 0 पुट करेंगे और जो भी k की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और आप आंसर निकाल लेंगे। तो आई होप ये वाला आप लोगों को पार्ट। थर्ड पार्ट है 3x plus 2y is equal to 8, 5x minus 11y plus 1 equal to, and parallel to 6x plus 13y is equal to 25। अच्छा, पहले तो हम L1 plus KL2 की इक्वेशन बना लेते हैं, फिर हम ये कंडीशन आपको दी k की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी। अब यहाँ पर 3x plus 2y माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 को वहां पर लेके आएंगे, इक्वल टू 0 करना लाजमी है। और ये 5x माइनस 11y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब ये जो दोनों लाइंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी दो लाइंस हैं, ये इसको मैं L1 कह दिया, ये L2 हो गया। ये पैरेलल किसके हैं, इसके पैरेलल है। फॉर एग्जांपल एक और लाइन आ रही है, ऐसे ही मैं L3 कह दिया उसको। ये लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल का मतलब आप टकराए, सेम डायरेक्शन मूव करेंगे और आपस में ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन पैरेलल है। अब बहुत ध्यान से समझना, पैरेलल में क्या होता है। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल के अंदर हमारे पास दोनों के स्लोप बराबर होते हैं। तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने क्या किया है, फैमिली ऑफ इक्वेशन जो है उसको यूज करते हुए L1 और L2 को कंबाइन कर दिया मैंने। ठीक है, तो मैं ये कंडीशन लिख सकता हूँ कि L1 L2 इज पैरेलल टू L3। पैरेलल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, पैरेलल, मैंने कहा L1 L2 पैरेलल है L3 को। L1 L2 की इक्वेशन में बना चुका हूँ कंबाइन। ठीक है, फैमिली ऑफ इक्वेशन से। ठीक है, इसका मतलब ये है L1 और L2 का जो स्लोप कहलाएगा वो कहलाएगा M1 और L3 का स्लोप कहलाएगा M2। नाम M1 M2 M2 M3 कुछ भी दे दे, इससे मसला नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट समझाना मकसद है। यहाँ पर जो स्लोप निकलेगा वो किसका निकलेगा, L1 और L2 की इक्वेशन का। ये ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है। इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताया था -a/b, और यहाँ भी सेम -a/b से ही निकलेगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास जो है वो है, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। पहले सवाल में तो मैंने वो मेहनत नहीं करवाई थी, उसके बगैर ही सवाल होते थे, लेकिन यहाँ पे करनी पड़ेगी। अच्छा चलें, पहले मैं, आई होप ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को मैं क्या करने जा रहा हूँ सवाल। अब मैं थोड़ी सी मेहनत आप लोगों से हमें करनी पड़ेगी इसके अंदर। पहले हम वो कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 तो हमारी बन गई, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी ताकि मैं क्योंकि हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है पहले मैं बताता हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। ax प्लस बी वाई प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन हमारे पास ये होती है। ये जो ऊपर इक्वेशन है ये एग्जैक्टली ऐसी नहीं बनी हुई है, x के साथ y भी लिखा हुआ, तो मुझे अलग अलग x को अलग करना है, y को अलग करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। 3x प्लस 2y माइनस 8, k को अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा 5kx 11ky
और प्लस के इक्वल टू 0। ये के को अंदर मैंने मल्टीप्लाई करा दिया सबसे, के वन के होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाले एक साथ कर रहा हूँ, तो यहाँ इन दोनों में से मैं एक्स कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा 3 + 5 के। सही है, समझ आ गई बात। यहाँ से मैंने क्या किया, y कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2 - 11 के। अब क्या क्या बच गया, माइनस का 8 बच गया और प्लस का के, ये मेरा c हो गया, ये मेरे पास, तो ये a मेरे पास ये हो गया, b ये हो गई b की वैल्यू, क्योंकि x और y कोफिशिएंट होने चाहिए, और c मेरे पास ये -8 + k हो गया। आई होप ये वाली कहानी समझ आ गई होगी। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ m1 = m2। यहाँ पर मैं इस इक्वेशन का स्लोप लिख रहा हूँ, -a/b फॉर्मूला है, a की जगह मैं लिख दूंगा 3 + 5 के, क्योंकि a का मतलब है x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है, और नीचे b का मतलब y के साथ जो कोफिशिएंट, 2 - 11 के। m2 क्या है, लाइन 3 का स्लोप, लाइन 3 क्या गिवन है, ये गिवन है, तो इसका हमारे पास ये भी फॉर्मूला ये होगा -a/b। तो a यहाँ पर 6 है और b यहाँ पर 13 है। अब क्या करना है, बड़ा सिंपल सवाल हो गया, कॉन्सेप्चुअली बात समझ आ गई, तो सवाल अब कुछ भी नहीं बचा, अब सिंप्लीफिकेशन ही बची है। यहाँ से के निकालेंगे, के निकल जाएगा, इक्वेशन में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। मैं के निकाल के छोड़ दूंगा, इक्वेशन को सिंप्लीफाई आपने करना है। देखिए, करने को तो मैं करके तो 2 मिनट लगेंगे, मुझे करने में टाइम लगेगा, लेकिन आपको देने की वजह क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि ई मार्किंग के अंदर जब मैं चेक करने गया, तो बहुत सारी ऐसी सिली मिस्टेक्स थी जो कि इस स्टैंडर्ड पे नहीं होनी चाहिए सेकेंडरी स्टूडेंट की, लेकिन बहुत सारों ने की, सिंप्लीफिकेशन में भी की। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ के की वैल्यू तो मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ, के की वैल्यू यहाँ पर पुट करना, उसको सिंप्लीफाई करना, जैसे कि ऊपर मैंने इक्वेशन बनाई थी बिल्कुल इसी तरह बनाना, ये आपने करना है और कमेंट में बताना है, ठीक है। अच्छा, 13 वहां जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले तो माइनस से माइनस कट कर देते हैं, 13 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 - 11 के यहाँ आ जाएगा। अब 13 39 होता है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 65, ये 12 हो गया, ये 66 के हो गया। अब आप के वाला के साथ ही सॉल्व होता, तो 66 को यहाँ ले आऊंगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, और 39 वहां जाके नेगेटिव हो गया, तो ये 131 के, और ये मेरे पास माइनस का 27, वहां जाके 131 को डिवाइड करा देंगे, तो ये वैल्यू अभी आई थिंक पॉइंट्स में आ रही है, सिंप्लीफाई और नहीं हो सकती, कैलकुलेटर में चेक कर लेगा, मेरे ख्याल से नहीं हो रही सिंप्लीफाई, यहीं रहेगी। तो ये के की वैल्यू है -27 और 131, आपने सिर्फ इक्वेशन 1 में इसको पुट करना है, और फिर ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ पैरेलल या परपेंडिकुलर होता तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा देते, ठीक है, m1 × m2 = -1 लगाते और फिर के निकाल लेते। कॉन्सेप्ट इसी तरह रहेगा, बस कंडीशन चेंज हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस, तो पहले हम, तो ये 2x - 3y + 4 L1 की वैल्यू हो गई, L2 के लिए 3x + 3y - 5 = 0। सवाल क्या लिखा, पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, y एक्सिस के पैरेलल ये कब होगा, इसका मतलब ये किसको टच कर रहा है, x को। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, और शुरू में मैं इस चीज को बड़ा डिटेल में लेकर गया हूं, तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या है, कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस से, मतलब ये y के पैरेलल, मतलब ये y को टच ही नहीं करेगी लाइन, इसका मतलब ये हुआ ना, y को टच नहीं करेगी। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक जब ये y को टच नहीं करेगी, इसका मतलब y किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। ठीक है, y 0 के बराबर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ वापस से, 2x - 3y + 4 + k 3x + k 3y - 5k = 0। अच्छा, मैं x और y अलग कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट में किया था, वही चीजें कर रहा हूँ, कोई नई चीज इसमें नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये x अलग कर दिया, तो 2 + 3, क्या बन गया, 2 + 3k ना, हाँ 2 + 3k बन गया मेरे पास। y को अलग किया तो मेरे पास आ गया -3 + 3k। अच्छा, कोशिश करनी है बाहर पॉजिटिविटी ही रहे, अगर कोई नेगेटिव साइन है वो अंदर ही रहे, ठीक है, बाहर पॉजिटिव ना हो, मतलब बाहर नेगेटिव ना हो, सॉरी। और हमारे पास बच गया +4 - 5k, जो कि c हो गया। अब जैसे कंडीशन मैंने आपको बताई कि ये कंडीशन क्यों बनी, क्योंकि जो लाइन है वो पैरेलल किसके है, y एक्सिस के पहले, मतलब ये x को टच करी y को नहीं करी, इसलिए y 0 हो गया। तो मतलब ये वाली जो पूरी फॉर्म है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ये लिख दी थी, बात तो एक ही ना,
मतलब क्या है, y जो फॉर्म है वो मतलब y पे टच नहीं करा, मतलब क्या, y जीरो के बराबर है, तो मैंने जो y का पूरा फॉर्म थी वो उठा के लिख जीरो के बराबर। y वहां जाएगा वैसे ही जीरो हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, -3 + 3k = 0। तो -3 और -3 के, क्योंकि वहां चले गया, माइनस से माइनस कटा, 3 से 3 कटा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। बस हो गया सवाल, k की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं, k की जगह 1 पुट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ k की जगह 1 आ गया, और 1 लिखने से कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम सिंप्लीफाई इसको कर देंगे। और आप देखिएगा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली y की फॉर्म आएगी ही नहीं, क्योंकि पैरेलल y के लिखा हुआ है ना। तो ये 2x - 3y + 4, 1 से मल्टीप्लाई होके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये देखें, ये नेगेटिव पॉजिटिव कट गया, ये हो गया 5x - 1 = 0। तो ये हमारा आंसर इससे वेरीफाई भी हो गया कि ये y पे टच नहीं करा, क्योंकि y की फॉर्म आई नहीं, हम ऑलरेडी कंडीशन भी लिख चुके हैं। तो आई होप ये वाले सवाल आपको क्लियर होंगे, कोई इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं है, ठीक है। बहुत आसान से सवाल है, मुश्किल नहीं है। अब मैं एक होमवर्क आप लोगों को देता हूँ, वो आप लोग ट्राई करें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको करने की। फॉर एग्जांपल एक मैं पार्ट लिख रहा हूँ, पार्ट 5 यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन है 43x + 29y +43 = 0, और दूसरी है 23x + 8y + 6 = 0, and having y intercept is equal to -2। ये कंडीशन है, सवाल में ये दिया गया y इंटरसेप्ट बराबर है -2 के। अब किसी भी इक्वेशन का y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ax + by + c = 0। अगर मुझे कोई कहे ये जनरल इक्वेशन है, इसमें बताएं y इंटरसेप्ट क्या होगा। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि लाइन y को टच कर रही है। जब y लाइन को टच कर रही है तो x क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 0। तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट निकालना है, तो ये बच गया by + c = 0। तो c वहां चले जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और b वहां जाएगा डिवाइड। इसका मतलब अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनता है, -c/b, ठीक है। और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या गिवन है, -2। तो आप लिख देंगे -2 = -c/b। ये आपको हेल्प करेगा ये k की वैल्यू निकालने में। अब आपने खुद ट्राई करना है, मैंने समझे आपको बता दिया सवाल, 80% काम डन करके दे दिया। थोड़ा सा माइंड यूज करके इसका सॉल्व k की वैल्यू निकालनी है, और बाकी पुट करके इक्वेशन बनाना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है वैसे, ठीक है। लेकिन आई होप आपसे हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। ये कंडीशन आपको हेल्प करेगी, ठीक है, कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो आई होप ये वाली चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत ऑब्वियस सी बातें होती है, वो प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा इस ऐसे होगा रहेगा कि फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हुज वेयर स्लोप इट ऑफ इट्स साइड्स आर। अच्छा, ये एसएलओ का लास्ट टॉपिक, इस एसएलओ का लास्ट 12.2 भी हमारा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये टॉपिक हमारे पास क्या है कि ट्राइंगल जो है उसकी मुझे 3 स्लोप दे दिए गए हैं, ठीक है। और मुझे क्या करना है, उनके एंगल्स फाइंड आउट करने हैं तीनों साइड्स के, ठीक है। कैसे एंगल्स निकालेंगे, पहले हम रैंडमली एक ट्राइंगल बना लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैंने ले लिया ए पॉइंट, ये आप बी ले लें, कोई भी ले लें, उससे कोई मसला नहीं, ए बी सी ले लिया। इसको मैंने कह दिया एंगल 1, ये मेरा एंगल 2, और ये मेरा एंगल 3। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपने एंगल को मूव कैसे कराना है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखें मैं एरो कहाँ बना रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पता है, क्लॉक कैसे मूव करती है, यू मूव करती है ना। एंटी का मतलब इसका उलट, ठीक है। आपने एंगल कैसे कराना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराना है। अब ये क्या वजह है भाई, इससे क्या फायदा है, इससे क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले तो हमें स्लोप पहले से दे दिए गए, ये हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया सवाल। अगर स्लोप नहीं दिए हुए होते, पॉइंट्स गिवन होते, फॉर एग्जांपल ए का पॉइंट दे देते 2,1, बी का पॉइंट 3,5, और सी का पॉइंट 7, तो हमें साइड्स के स्लोप निकालने पड़ते, फिर हम ये काम करते हैं।
लेकिन यहाँ पर स्लोप दे दी है, जैसे कि मुझे मैंने कहा भाई पहला स्लोप है 3, तो पहले हमारे पास अल्फा ए और बी आता है, इसका मतलब इसका स्लोप मुझे दे दी गया 3। फिर 1/2 मतलब बी और सी का स्लोप मेरे पास 1/2। फिर हमारे पास आखिर में -2, तो सी और ए कह लें या ए सी कह लें, इसका स्लोप हमारे पास -2। तो ये 3 स्लोप मुझे बताए गए। अगर स्लोप नहीं दिए होंगे तो पॉइंट्स दिए होंगे, स्लोप निकालना होगा, फिर आप इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है। अच्छा भाई, पहले हम पहला वाला एंगल निकालते हैं। ठीक है, θ1 कह लें आप उसको। ठीक है, और ये ए बी सी जरूरी नहीं है इस तरह रखें, आप चाहे तो नीचे ए रख लें, ऊपर बी रख, नीचे सी रख लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सवाल बहुत आसान लगेगा। ठीक है, आपने कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना चीजों में, बाकी इतनी मुश्किल चीजें नहीं। चलें, सबसे पहला एंगल निकालते हैं, tan θ1। एंगल निकालने का फॉर्मूला नॉर्मली क्या था, m2 माइनस n1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कहानी चेंज है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ए का एंगल निकालना है ना, बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, है मुश्किल नहीं, आसान सा कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1। ठीक है, m2 माइनस m1 हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, एक और चीज मैं ये कर लेता हूँ यहाँ पर, इसको नाम दे देते हैं, ये m1 हो गया, ये m2 और ये m3। ठीक है, इससे एक और फायदा होगा। अब ये देखें, ये निकाल रहा हूँ मैं, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये m3 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके रुक रहा है, m1 पे। इसीलिए डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ जरूरी है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, m3 पे। देखें ये स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, किस लाइन से स्टार्ट हो, इस लाइन से। यहाँ पर स्लोप क्या है, m3, और कहाँ पे जाके रुक रहा है, m1 पे। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा m3 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। अगर एंगल 1 निकालना है तो ये फॉर्मूला, अगर एंगल 2 निकालना है फिर क्या होगा, देखते हैं। चलो मैं भी फॉर्मूला लिख दूं, फिर सॉल्व करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम एंगल 2 पे आ गए। एंगल 2 स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, m1 से, इसका मतलब पहले m1 लिखा जाएगा। खत्म कहाँ पे हो रहा है, m2 पे, तो बाद में m2 लिखा जाएगा। तो 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2। बात क्लियर हो गई। अब अगर मुझे एंगल थर्ड निकालना है, वैसे तो एंगल थर्ड आप दो एंगल आ जाए, तीसरा एंगल निकालना कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ट्राइंगल की तीनों साइड 180 के। अच्छा ये भी जरूरी नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, ये मैंने ऐसे रफली बना लिया क्योंकि यहाँ पर कोई मेंशन ऐसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब तीनों ट्राइंगल की साइड्स इक्वल होती है 180 के, तो आपने दो एंगल निकाले, तीसरा एंगल तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अभी फॉर्मूले की अगर समझाना चाहूँ तो 10, तीसरा हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, m2 से, एंड का हो रहा है m3 पे, अपॉन 1 प्लस m2 m3। अच्छा यहाँ पे सॉरी गलती की मैंने, m3 और 1 आएगा। ठीक है, जो ऊपर है वही नीचे लिखे जाएंगे। ठीक है, और वो तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो कोई मसला नहीं होगा। तो बस ये फर्क होता है इस सवालों में। अब जैसे कि हम एंगल सॉल्व करने पे आते हैं, तो tan θ1, तो m3 की वैल्यू मेरे पास -2 है और m1 की पॉजिटिव ही 3 है। 1 प्लस -2 -3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 और नीचे भी आ जाएगा -5। आप करके देख लीजिएगा, तो -5 और -5 कट गए, थीटा वहाँ जाएगा तो, और टेन वहाँ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 1, जो कि बराबर होता है 45 डिग्री के। ठीक है, ये मेरा एंगल 1 निकल गया। अब एंगल 2 निकालना है मुझे, तो m1 माइनस m2, m1 यहाँ पर 3 है और m2 मेरे पास है 1/2, 1 प्लस 3 1/2। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, एलसीएम लूंगा, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 1/2। नीचे आ जाएगा 2 प्लस 3/2। 2 से 2 एलसीएम लिया और कुछ भी नहीं किया, सही है। तो ये हो जाएगा 5/5, 10 सेकेंड एंगल। तो यहाँ भी 1 बच गया। ठीक है, तो ये हो गया 10 इनवर्स 1, तो ये आ गया मेरे पास 45। ठीक है, ठीक है 45 आ गया। अब तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या करूंगा, 180 से माइनस कर दूंगा। अच्छा, इस कंडीशन से हमें पता चलता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसका हाईएस्ट एंगल 90 आ रहा है। ठीक है,
नॉर्मली राइट एंगल ट्राइंगल ही बनता है, लेकिन डायग्राम ऑब्वियसली डायग्राम तो बनानी है, तो लेकिन 90 एंगल यहाँ पर बन रहा है, क्लियरली हमें दिख रहा है। तो ये हो गया हमारे एस एल ओ 12.2 भी अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ लें, ठीक है। मैंने 12.1 का असाइनमेंट भी अपलोड कर दिया, उसको सॉल्व करें, बहुत ज़रूरी है इसको सॉल्व करना। अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा था हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो पहले आप लोग ट्राई करें सॉल्व करने का, फिर कोई मसले आएंगे तो मैं इंशाल्लाह देख लूंगा, बता दूंगा। ई कैट की से रिलेटेड एक लाइव स्ट्रीमिंग इंशाल्लाह है, उसके रिलेटेड पोस्ट मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे, कम्युनिटी ग्रुप पे, उस पर मैंने पोस्ट कर दी है। मेरा मशवरा है, आप कहीं भी पढ़ें, ई कैट किसी से भी पढ़ें, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो सेशन ज़रूर लीजिएगा। लाइव स्ट्रीमिंग लाइव फ्री है, कोई मसला नहीं है, आप बस वो सेशन ज़रूर लें, ताकि ई कैट एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ी नॉलेज आपके पास हो कि आपने एप्टीट्यूड में करना क्या है, ठीक है। तो आई होप